देश में आए दिन चलने वाले चर्चित बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी, लेकिन फैसले की तारीख कोर्ट ने अभी तय नहीं की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर सबसे ऊपर है। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिक्रमणकारियों की मदद न करे। हम जो भी निर्देश जारी करते हैं वो पूरे भारत में लागू होता है। कोर्ट के इसी कमेंट पर आज भारत के सवाल में हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है, चाहे मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना ही सही होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो ये डेमोलिशन का आधार नहीं हो सकता, इसलिए देश भर के लिए गाइडलाइन जारी की जाएंगी। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला सुनाए जाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी ही रहेगी। देश भर में हो रहे बुलडोजर की दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करने को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि भले ही आरोपी को दोषी ठहराया गया हो, फिर भी वो बुलडोजर की कार्रवाई का एक आधार नहीं हो सकता। बुलडोजर कार्रवाई के आदेश पारित होने से पहले भी एक संकीर्ण रास्ता होना चाहिए। अचानक एफआईआर होती है और अक्यूज जेल में रहता है, अगले दिन उनका घर गिरा दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि एक टाइम लाइन फ्रेम होनी चाहिए कि आप नोटिस देंगे, नोटिस के बाद सुनवाई का मौका दिया जाएगा। सुनवाई करने के बाद अगर जजमेंट उनके खिलाफ आता है तो एक अपील करने का भी समय दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अदालतों को अवैध निर्माण मामलों से निपटने के दौरान सतर्क रहने का निर्देश देंगे। इस मामले में जो भी नियम बनाए जाएं, उन्हें पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। अब याचिकाकर्ता कहते हैं कि चुनिंदा तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें कुछ संवेदनशीलताएं शामिल हैं। अदालत को आरोपों से बाहर आना चाहिए और तय करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी की और कहा कि भले ही दोषी या आरोपी 302 के तहत ही क्यों न उसके ऊपर अपराध हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण। इसके धार्मिक पहलू भी हैं, क्योंकि कई मंदिर, मस्जिद, ऐसी जगहों को हटाने को लेकर भी एक बहस चलती रही है। दूसरा, इसका एक कानूनी पहलू भी है। कानून के जानकार भी हमारे साथ होंगे, धर्म के जानकार भी हमारे साथ होंगे। पैनल के मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ तनुज दीक्षित, जो कि वकील सुप्रीम कोर्ट हैं, वो जुड़ेंगे और ए.के. जैन साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक एक करके पहले ओपनिंग कमेंट। स्वामी चक्रपाणी जी, आज जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और उसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा फिर से संपर्क करेंगे, शायद संपर्क नहीं हो पाया। बरेलवी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर, खासतौर पर तब जबकि जो अतिक्रमण धार्मिक नाम पर या मंदिर, मस्जिद, किसी भी तरह की चीजें बनाई गई हैं, उनको हटाने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन किसी अपराधी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसको रोकने की बात की। हालांकि अभी फैसला नहीं आया, फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन टिप्पणी से स्पष्ट है कि फैसला किस तरफ जाएगा। देखिए, जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये एनआरसी से शुरू हुई थी और एनआरसी से शुरू होते हुए इसका लखनऊ से फिर ये होते हुए ये आसाम पहुंचा और आसाम में कुछ इस तरीके से घटनाएं हुई जिस पर जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख तक स्टे दे दिया था। इसके बावजूद भी अभी पिछले हफ्ते स्टे देने के बावजूद भी पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में और आसाम के
शाहपुर गांव में बिल्डोजर की कार्रवाई हुई, तो फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है, उसके फरमानों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो उस पर दोबारा जो है वो अर्जी दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना तबसरा और तस्करा किया है। तो ये एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। और जहां तक मजहबी मकामात की बात है, तो वो जो अतिक्रमण कर लेते हैं, जमीनें घेर लेते हैं, ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म जो है वो इस तमाम चीज़ों की कब्जा करना या दूसरे की चीज़ों पे, गवर्नमेंट की ज़मीन पे, PWD, ग्राम समाज, जिला पंचायत की ज़मीन पे कब्जा करने की इजाज़त नहीं देता है। अगर कोई इस तरह करता है तो वो गलत फेल करता है, गलत काम करता है। जी, मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी जी भी जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, आपका स्वागत करता हूं। आपकी भी ओपनिंग रिमार्क में चाहूँगा। ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि जैसा मैंने बताया कि फैसला सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन बड़ी सतर्कता से कि इससे अतिक्रमणकारी कहीं फ़ायदा ना उठाएं, ये बात कहते हुए इस बात को रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि कोर्ट की चिंता ये भी है कि बुलडोज़र की कार्रवाई के दो तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, एक सही और एक कोट अनकोट गलत। क्या दिखाई पड़ता है कि क्या कोर्ट ये कहना चाहता है कि एक अन्य कार्रवाई जो अपराधियों के खिलाफ हो रही है वो गलत है? देखिए प्रवीण जी, निश्चित रूप से जो माननीय कोर्ट का वो है जो आया है एडिक्ट, और जिस प्रकार से कहा गया कि अवैध कोई अगर जो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या किसी पे उस पर कार्रवाई होगी, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारत में रहने वाले जितने हिंदू सनातनी हैं वो तो मानते ही हैं संविधान को, वो मानते हैं माननीय कोर्ट के कोई भी निर्णय को। तो इसलिए ये ठीक है, इस बात को होना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था या कोई भी सामाजिक जो चीज़ें हैं वो रहेंगी। नहीं तो इसी के आड़ में कितने अवैध लोग हैं जो मंदिर मस्जिद के आड़ में जो है ज़मीनें कब्जा कर लेते हैं, अवैध रूप से बना लेते हैं और गोरख धंधा करते हैं। अभी शिमला में देखिए इसी तरह के बवाल मचे हुए, और हर जगह कहीं मदरसे के नाम पे, कहीं मजार के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे। तो ये तो मैं तो माननीय कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ, और निश्चित रूप से कोई भी अवैध अगर जो करता है, कब्जा करता है, तो गलत है, उस पर खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लोग खड़े हो जा करके और लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं अपने अवैध बने धर्म स्थलों को, धर्म स्थल जिसका नाम ही धर्म स्थल है, धर्म का मतलब तो ये है कि धर्म तो लोगों के लिए होता है। अब उस पर जानबूझ करके उस अधर्म तरीके से अगर जो कोई कब्जा करके बनाता है, सार्वजनिक संपत्तियों को बिना कोई लीगल कोरम पूरा किए हुए अगर जो ले लेता है, तो ये तो गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो निश्चित रूप से ऐसे स्थानों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो विचार है, मैं उसके साथ हूँ, और हमें लगता है कि हर हिंदू साथ में होगा और उसको मानेगा अगर जो भी निर्णय आएगा। नहीं, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बात हो रही थी वो ये है कि जो बुलडोज़र कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होती है, कि यानी उनके जो भी मकान होते हैं, जैसे ही कोई मामला दर्ज होता है उसके बाद कार्रवाई हो जाती है, उससे शुरू हुआ है। फिर अतिक्रमणकारी कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए ये जो बात आप कह रहे थे तो सेकेंडरी आती है। तनुज दीक्षित भी जुड़ गए, उनसे भी बात करूंगा। स्वागत है तनुज जी आपका। तो चक्रपाणी जी, इस पर भी जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी बुलडोज़र से, उसको क्या गलत कहा गया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं तो निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं, जो अपराधी हैं, अगर उनके जो अपराधी हैं और समाज में भय पैदा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल उचित है और होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय कोर्ट उसको, हमें नहीं लगता कि अभी कोई उस पर इस तरह की जजमेंट रोकने वाला देगा। निश्चित रूप से जो अपराधी है तो अपराधी है, उसको तो जब तक अगर जो भय न दिखाया जाए, कानून का डर ही नहीं रहेगा। आप देखो उत्तर प्रदेश में अगर जो बुलडोजर की कार्रवाई कई अपराधियों पे हुआ, तो उसके बाद अपराध कम हुए, उसका परिणाम ये आया कि समाज में कहीं ना कहीं शांति हुई। और जो डरता कौन है, जो अपराधी है उसको डरना चाहिए। ये तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिविलियन हैं, उनके लिए इनको डर बैठाया जाता है ताकि ये जो है इस तरह की चीज़ें अपराध न करें जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़े। तो इसलिए अपराधियों पे कार्रवाई, हालांकि इसके ये जो दोनों पहलू है ना चक्रपाणी जी, वो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आपने एक बात में तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के सभी साथ में, लेकिन दूसरे पर जो आप कह रहे हैं वो टिप्पणी थोड़ा अलग है, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। तनुज दीक्षित जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।
कानून के जानकार हैं। तनुज जी, मुझे ज़रा बताएं कि एक इसमें मामला दो एंगल से आता है कि एक तो अतिक्रमण करने वाले कहीं गलत फायदा ना उठा लें। जब ये कहा जाता है यानी ऐसा कुछ आने वाला है जो बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने जैसा होगा, लेकिन जहां होनी चाहिए वहां ना रुके जैसी, तो यानी जो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर क्या एक चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है और इस पर रोक लग सकती है? देखिए प्रवीण जी, हमें दोनों मुद्दों के दोनों तरफ से सोचने वाली बात यह है कि जमीयत उलेमा ए हिंद की ये याचिका थी जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई करी। इससे पहले भी इस पर सुनवाइयां हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने की बात पहली सुनवाई के साथ में ही कही थी। तो सबसे पहले हम यहाँ जो देख रहे हैं कि जो गाइडलाइंस की आवश्यकताएं हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से इसमें अभी हालांकि आदेश जो है उसको सुरक्षित रखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी अवैध निर्माण को तोड़ने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो आप निर्माण तोड़ देते हैं क्योंकि वो कोई अपराध में लिप्त है, कोई अपराधी है, उस किसी अपराध में लिप्त होने की वजह से आप तोड़ते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है गलत मानता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन सभी के लिए, बुलडोजर से संबंधित, डिमोलिशन से संबंधित एक गाइडलाइन थ्रू आउट द कंट्री एक उन्होंने जारी करने के लिए बोला है, जिसका आदेश अभी सुरक्षित है। अभी कोई भी तरीके की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, वो कुछ भी हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध मंदिर हो या अवैध मस्जिदें हो या कोई भी ऐसा निर्माण हो धार्मिक, वो भी अगर अवैध है तो उसको भी तोड़ा जाएगा। मैं समझ गया, मतलब अभी हमारा जो बात है सुप्रीम कोर्ट की वो इसी जगह पर है और उस पर भी एक स्पष्टता इसलिए नहीं क्योंकि जब तक फैसला नहीं आता AK जैन साहब इस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। पूर्व DGP उत्तर प्रदेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, आपका स्वागत करता हूं। अब बात यही है, आपसे तो मुख्य प्रश्न यही रहेगा, बाकी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी जब तक आप जुड़े थे, कि क्या अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है उस पर कोर्ट एक चिंता जाहिर कर रहा है या उसको गलत बता रहा है? हम इस तरह से समझें इस टिप्पणी को? नहीं, देखिए, ये तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस हो गया कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो अब क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई थी, ये क्या किसी अपराध में लिप्त था इसलिए हुई है। तो ये आप कहां तक इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे या सुप्रीम कोर्ट डिफरेंशिएट कर पाएगा कि क्योंकि अपराधी है इसलिए? ठीक है, ये बात होती है कभी कभी कि कोई अपराधी लाइमलाइट में आता है, उसकी जब गलत गतिविधियां लाइमलाइट में आती हैं, जब उसके द्वारा कोई गंभीर अपराध कारित किया जाता है तो एक मांग उठती है और एक ये होता है कि भाई ये बहुत समय से इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, इसने सरकारी भूमि पर भी कब्जे कर रखे हैं, इसने तालाब को भी पाट के पूरा फार्म हाउस बना लिया है, ये सरकारी जमीनों पर इसने कब्जे कर रखे हैं। तो जब ये इस टाइप की बातें उठती हैं तो इसमें स्वाभाविक है कि जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनको एक्शन इनिशिएट भी करना चाहिए। ये एक्शन इनिशिएट होना चाहिए कि भाई आपने ये जो जितनी संपत्तियां इन्होंने खड़ी करी हैं वो कहां से, जमीन किसकी है, मिल्कियत किसकी है, ओनरशिप किसकी है। और अगर ये पाया जाता है कि वो अवैध रूप से कब्जे करके उसने ये जगह पे कब्जा कर रखा है, तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि इसमें कोई रोक किसी प्रकार की नहीं लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जो अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं किसी अपराधी ने, किसी माफिया ने, किसी क्रिमिनल ने, जो सक्रिय अपराधी है, क्रिमिनल है, एक्टिव अपराधी है, कि उसको आप मत करिए। ये मेरी समझ में तो इस टाइप का कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। हाँ, केवल इस वजह से डिमोलिशन कर दिया जाए कि वैध स्ट्रक्चर है, लीगल स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर आप उस पर कार्रवाई कर दें कि नहीं साहब इसने क्योंकि एक बड़ा जघन्य अपराध किया है इसलिए हम इसके घर पर बुलडोजर चला देंगे, हम इसकी फैक्ट्री पर बुलडोजर चला देंगे, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। पर आप स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, उसको आप नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं। वो तो फ्री है, जहां पर भी डिमोलिशंस की आवश्यकता होगी वहां बुलडोजर ही चलेगा, कोई फावड़े से तो एनक्रोचमेंट हटेगा नहीं। तो मैं और अगर कोई ऐसा ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने, वाइस चांसलर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने या DM ने कर दिया है जो कि टोटली इलीगल है,
तो वो फिर उसको फिर बस ये आपने consequences बड़ा face इंपॉर्टेंट करने पॉइंट यहां पर रखा है, इसी को आगे बढ़ाना है। दरअसल यही बिंदु है कि अगर आप जो कह रहे हैं ना, इसी से शुरुआत इस चीज की होती है कि वैध स्ट्रक्चर है लेकिन आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है या किसी तरह का ऐसा कोई काम करता है कि लोगों में गुस्सा है, वहां कार्रवाई हो जाती है। नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो गलत होगा। और सुप्रीम कोर्ट यही इशारा कर रहे हैं, इसी के बाद ये बहस सामने आई है। लेकिन ये जो बुलडोजर कार्रवाइयां हुई, आपने एक और लाइन गई थी, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि तब बाद में पता लगता है कि भाई ये अभी तक अवैध निर्माण चला आ रहा था क्योंकि इसने अपराध नहीं किया था, लेकिन अपराध किया तो अवैध निर्माण भी दृष्टिगत हो जाता है और फिर कार्रवाई हो जाती है। जैन साहब, आपने जो बात कही थी उसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए कि एक तो चलिए मान लीजिए अवैध निर्माण है, लेकिन उसका पता तब लग रहा है जब अपराध सामने आता है या कोई अपराधी के तौर पर सामने आता है, तो उसका फिर पूरा खंगाला जाता है, आगा पीछा देखा जाता है कि भाई अच्छा इतने अवैध निर्माण है, अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रक्रिया, इसको कैसे देखेंगे आप? मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूं। देखिए, अगर कोई अपराधी है और वो लगातार अपनी दमनकारी नीतियों पे जारी है और उसने अवैध कब्जे करके फार्म हाउस, मकान, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बना रखे हैं और ऊपर से क्राइम भी कर रहा है, और स्वाभाविक है कि उसके ऊपर जन आक्रोश भी होगा कि भाई इसको इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है और ये अपराध भी कर रहा है और इसने देखिए इतने कब्जे हैं इसके। तो अगर उसकी जांच होती है और उन जांच में ये कब्जे अवैध पाए जाते हैं, मैं समझता हूं कि ये अगर स्टेट गवर्नमेंट कहे उसके बाद कि अवैध कब्जे तो हैं पर हम हटाएंगे नहीं क्योंकि कल कोई कोर्ट चला जाएगा कि साहब ये तो अपराधी क्योंकि है इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ये तो बिल्कुल अनुचित होगा। जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं, देखिए इन्होंने, मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश का, ना नक्शे पास कराएंगे, बिना नक्शा पास कराए मकान बनाएंगे, अगल बगल की जमीनें दबा लेंगे, कब्जे कर लेंगे, एनिमी प्रॉपर्टी की जमीन पे कब्जे कर लेंगे, नजूल की जमीन के ऊपर कब्जे करके बना लेंगे। यही तो है माफिया एक्टिविटी, यही है माफिया एक्टिविटी, और इसमें वो एक्सपर्ट हैं। और अगर मैंने इधर हाल में रिटायरमेंट के बाद बहुत से ऐसे केसेस में जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, मैंने पता किया, मैंने उसको स्टडी किया, पता चला कि ये तो शातिर किस्म का अपराधी है, इसके ऊपर तो 30-35 मुकदमे हैं और ये हमेशा से यही करता रहा है, तो उस पर कार्रवाई मेरा मानना अवश्य होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ने अपनी जमीन पर, देखिए कई तरह के नोटिस दिए जाते हैं, कुछ पे नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट या डेवलपमेंट अथॉरिटी या कंसर्निंग अथॉरिटी एम्पावर्ड है बिना नोटिस के रिमूव करने की। कई ऐसे डिफेंस लैंड होते हैं जिस पर कि डिफेंस के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, स्ट्रेट अवे वो डिमोलिश कर सकते हैं। कईयों में नोटिस दिया जाता है, जिसमें नोटिस दिया जाता है उसका पालन होना चाहिए, उस पीरियड का उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो एक अपना रिप्लाई फाइल करे, आपको जो उस पर एक्शन लेना हो स्पीकिंग ऑर्डर पास करिए, आप उससे सहमत नहीं है आप कह दीजिए कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, हम इसका डिमोलिशन का ऑर्डर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से महत्व। बरेलवी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन जो दी गई, जो वकील साहब को हम सुन रहे थे, उनसे तो ये स्पष्ट होता है कि वो उनकी शिकायत ये थी या इस बात को लेकर अप्लाई किया है कि अपराध सिद्ध होने के पहले ही कार्रवाई कर दी जा रही है, इस पर उनकी आपत्ति थी। आपको क्या लगता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या आप इससे इतर सोचते हैं? देखिए, अभी AK जैन साहब जो पूर्व DGP थे उत्तर प्रदेश के, मैं बखूबी जानता हूं और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, बहुत यानी बुनियादी बात कही कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हर जगह ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लोग जो है वो ग्राम समाज की ज़मीन को दबा लेते हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन को दबा लेते हैं, मकान बनाने लगते हैं तो कुछ चाहते हैं कि भाई थोड़ा आगे बढ़ा लें, थोड़ा पीछे कर लें तो मकान बड़ा हो जाए। नीयत अच्छी नहीं होती है, नीयत अच्छी ना होने की वजह से इस तरह के तमाम चीज़ें होते हैं। अब दरअसल रह गई बात अपराधियों की। अब अपराधी जो है ये अपराधी का समर्थन कोई नहीं करता है और हम भी नहीं करते हैं और कोई भी बाशूर तबका नहीं करेगा, मगर अब ये कैसे तय होगा कि उसका मकान जो है, उस मकान में 8 लोग रह रहे थे, उसके परिवार के लोग, और उस 8 में से एक वो था, बाकी जो 7 लोग हैं वो उन लोगों ने कौन सा जुर्म किया है?
और क्यों मकान गिराया जा रहा है, उन 7 लोगों का कसूर क्या है, उन्होंने कौन सा अपराध किया है, ये तय कौन करेगा? ये पुलिस तय करेगी या जो डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं वो तय करेंगी या कोर्ट तय करेगी? तो अगर अगर इसी तरीके से डेवलपमेंट अथॉरिटियां तय करने लगी जी जैन साहब, और पुलिस तय करने लगी और अभी उसने जुर्म किया, अब वो तफ्तीश भी नहीं हुई, पकड़ लिया पुलिस बहुत सारे मामलात में अपना इनपुट लेने के लिए, अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए गैर अपराधी आदमियों को पकड़ करके कंधे पे बहला के फुसला करके और उस पर हाथ रख करके और उसको मुजरिम बना देती है। तो क्या ये तय पुलिस करेगी या कोर्ट तय करेगा? तो फिर अगर यही तय करने लगी, अथॉरिटियां तय करने लगी, पुलिस तय करने लगी, तो फिर कोर्ट को, जो भी कोर्ट का जो सिस्टम है, निजाम है, उस निजाम को कैसे आप फॉलो करेंगे? वो कानून जो तफ्तीश तहकीक करने के बाद जज बैठा हुआ है, दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद जब वो फैसला करता है कि हाँ ये मुजरिम है या गैर मुजरिम है, इसने अपराध किया है या अपराध नहीं किया है, तो ये कोर्ट तय करने का काम ठीक है। तो आपका जज कहना है ये साहब कोर्ट का काम है। है। अगर अब इस तरह से कोर्ट कार्यवाही नहीं तय होगी, करेगी कि कोर्ट- जी इस तरह से कार्यवाही होगी तो फिर कोर्ट का जो रोल है वो जो है महत्वपूर्ण होता है। उस पर आपने एक सवाल उठाया कि ये प्रक्रिया गलत हो जाएगी। जी बरेलवी साहब, थोड़ा इसको इत्मीनान से हम समझेंगे। अब आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं चक्रपाणी जी और तनुज जी से भी बात करना चाह रहा था, लेकिन जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जैन साहब। देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूं जो मौलाना साहब ने कहा, इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, सवाल ये नहीं है कि उसमें 7 लोग रह रहे हैं कि 8 लोग रह रहे हैं। क्या वो पूर्णतः अवैध है? क्या वो कब्जे की जमीन है? इसका कोर्ट के वर्डिक्ट से कोई मतलब नहीं। इसका उस केस के जो उसने क्राइम कमिट किया है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लोगों को गलतफहमी है। लोग ये समझते हैं कि स्टेट की पावर्स बड़ी लिमिटेड हैं। स्टेट की पावर्स लिमिटेड नहीं है। स्टेट की बड़ी वास्ट पावर्स हैं। स्टेट उनका इस्तेमाल नहीं करती है। स्टेट इस आड़ में कि साहब कोर्ट जब वर्डिक्ट देगा तब हम इसको हटाएंगे। आज की तारीख में एक्शन हो रहा है तो लोगों को यह लग रहा है कि ये एक्शन क्यों हो रहा है, ये कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम नहीं है, ये तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है। मैं इस बात को कहता हूं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों का जवाब तलब होना चाहिए कि आपने इतना बड़ा इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा कैसे हो जाने दिया, और जब खड़ा हो गया और तब आप अब उसको डिमोलिश कर रहे हैं। ये मांग उठे तो मैं इससे सहमत हूं, पर यह कहना कि इलीगल स्ट्रक्चर है उसमें क्योंकि 8 लोग रह रहे हैं, एक ने उसको बनाया है या 2 ने उसको बनाया है, 6 ने नहीं बनाया है, क्योंकि वो अवैध स्ट्रक्चर है, अवैध जमीन के ऊपर बना हुआ है, डिमोलिशन अवश्य होना चाहिए। तनुज जी, आपने बातचीत को सुना। मैं चाहूंगा कि आप बताएं इस पूरे मामले पर कानूनी दृष्टिकोण से कि किसी अपराधी के खिलाफ कार्यवाही होती है सीधे स्टेट, और स्टेट के पास में कुछ पावर्स होते हैं जिनके बारे में ए.के. जैन साहब ने ब्रेक से पहले बताया है, या फिर जैसा आप बरेलवी साहब को सुन रहे थे, उनका कहना था कि कोर्ट से पहले बात आनी चाहिए, कोर्ट में मामला जाए, फिर ये तय हो कि इसे तोड़ना है नहीं तोड़ना। थोड़ा कानूनी पहलू बताएं, क्योंकि इस तरह के कई मामले आप लोगों के पास आते होंगे, तो इसको किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से केस चलता है? देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 जो है वो इम्प्लीमेंट होता है मैक्सिमम जगह, साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट एक्ट भी हमारे यहाँ पर है। पर मतलब एक ही चीज होती है, अगर आपने किसी भी निर्माण, जिसे अवैध निर्माण कहा जाता है, उसको अगर आप रातों रात तोड़ देते हैं बिना उसकी कोई भी जांच करे। सपोज करिए किसी का कोई बंगलो था, ठीक है, जमीन उसकी थी, लेकिन आपने कहा बंगलो अवैध बना हुआ था, उसमें कहाँ किचन था, कहाँ उसका बेडरूम था, कहाँ हॉल था। जब आप उसको डिमोलिश ही कर देंगे, उसको समय, उसका नक्शा पेश करने का, उसकी जांच कराने का वो अगर समय नहीं मिल पाएगा, तो क्या वो वाकई में जो डिमोलिश प्रॉपर्टी है, हम उसको वैध थी या अवैध थी, क्या मलबे से हम जांच कर पाएंगे उस चीज की? ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण सवाल है प्रवीण जी। साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर जो आज एक दिया है कि हम इसकी गाइडलाइन बनाएंगे और इसमें कोई भी धार्मिक स्थल अगर अवैध हो तो तोड़ेगा, उसके पीछे एक रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सांप्रदायिक मुद्दा नहीं लेता है। वो इस मुद्दे को वैध और अवैध ही के आधार पर ही चाहता है कि बुलडोजर की अगर कोई भी कार्रवाई हो रही हो तो वो पूर्ण रूप से अगर अवैध हो तो ही उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा ना हो कि वो वैध था और आप उसको अवैध घोषित करके और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रहे हैं
और फिर सुप्रीम कोर्ट में सालों तक उसके ऊपर सुनवाई चल रही। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात आज और कही है कि अगर कोई भी इस बात की अगर अवहेलना करेगा तो उनसे जुर्माने के रूप में राशि का भी भुगतान कराया जाएगा, चाहे वो राज्य सरकारें हो, शासन हो, कोई भी हो। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कानूनी पहलू से ये देखा जाए। एक्ट का पालन, देखिए समाज के सभी वर्गों के लिए कानून एक समान है, और जब एक समान कानून है तो उस कानून की दृष्टि में सभी एक होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो याचिका लगी है, इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो कि आने वाला है, जो सुरक्षित कर लिया है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो जब फैसला आएगा तो हमें देखना यह होगा कि उसके अंदर जो गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, आखिर वो गाइडलाइंस क्या होंगी। क्योंकि हम आज इस डिबेट में भी उस हल तक नहीं पहुंच सके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा उसके साथ में जो गाइडलाइंस आएंगी, उन गाइडलाइंस में ऐसा क्या होगा, ये बहुत एक महत्वपूर्ण हालांकि सवाल। देखिए इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू इसलिए हो जाता है क्योंकि दो मोर्चों पर अभी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन बुलडोजर इसमें कॉमन दिखाई देता है। अतिक्रमण को तोड़ना या फिर बुलडोजर की कार्यवाही होना। अब वो अतिक्रमण है तब तो कानूनी तौर पर हम जानते हैं अतिक्रमण तो हटाया जाएगा, जैसा जैन साहब ने कहा, वो चाहे अपराधी का हो गैर अपराधी का हो, अतिक्रमण को हटाना एक अलग मसला आ जाए और उस पर कानून है। लेकिन कोर्ट अगर इतना विचार कर रहा है, ऑलरेडी कानून है तो ऑलरेडी चला आ रहा है सब कुछ, लेकिन अगर इस पर विचार किया जा रहा है, याचिका डली, तो मुझे लगता है कि प्रोमिनेंटली जो बुलडोजर की कार्यवाही बढ़ी या फिर अपराधियों के खिलाफ हुई, उससे यह मामला उठा, और साथ ही साथ इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए कि अगर इस पर रोक लगाई जाए तो फिर अतिक्रमण वाले भी कहने लग जाएंगे कि देखो हम पर कार्यवाही हो रही। इसीलिए वो सतर्कता बरती जा रही है जिन गाइडलाइंस की आप बात करें। यह तस्वीर तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है, लेकिन इसमें फिर बहस यह निकल कर आती है कि अभी तक जो कार्यवाही हो रही थी स्वामी चक्रपाणी जी, क्या उसके ऊपर यह एक तरीके से निर्णय आने वाला है, यानी कि बुलडोजर की जो कार्यवाहियां ऐसे समय पर हुई जिसमें पर्याप्त समय नहीं मिला, या जैसा तनुज दीक्षित बता रहे हैं कि एक देखना चाहिए उसको पक्ष रखने के लिए क्या क्या गलत है क्या क्या सही है, नक्शा कहां गड़बड़ है, कागजों की जांच पड़ता, और इसमें थोड़ा समय लगता है व्यवहारिक तौर पर। लेकिन आनन फानन में जिस दिन अपराधी पकड़ा गया, गुस्सा है, उसके दूसरे दिन जाकर बुलडोजर चल जाए तो थोड़ा लगता है जल्दबाजी हो गई। क्या ऐसा समझे इसको? हमें लगता है कि प्रवीण जी, जो भी बुलडोजर चलाने के पहले जरूर जो एजेंसियां हैं वो ज़मीन को देखती होंगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई बुलडोजर चला देता है। ये जरूर है कि उसे एक समय अंतराल में तत्काल में उसको प्रायोरिटी पर ले करके उसको चलाती होंगी। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ प्रवीण जी कि एक ऐसा एक माहौल का बनाया जा रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ मुस्लिमों पे बुलडोजर चलता है, या मुस्लिम क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं जो मुस्लिम होते हैं तो उन्हीं पे चला है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए बहुतायत हिंदू भी जो क्रिमिनल अगर जो होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उन पे भी बुलडोजर चलता है। क्योंकि आप देखिए जो लोग कोर्ट में गए हैं, मुस्लिम संस्थान के लोग गए हैं, वो सिर्फ अपना वो पक्ष रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोर्ट को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पे अन्याय हो रहा है, हम पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए इसको रोका जाए। तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि बुलडोजर तो कोई भी अपराधी या क्रिमिनल है वो सबके साथ हो रहा है, और उसका सरकार का जिम्मेदारी भी है कि समाज में शांति बनी रहे, अपराधियों में खौफ उत्पन्न हो। तो इसलिए ये जरूरी है कार्रवाई, तुरंत जब कार्रवाई होती है तो और अपराधियों के मन में डर होता है, खौफ होता है, और जो है उससे अपराध रुकता है समाज में। तो सब चाहे जो भी नागरिक है वो शांति से जीवन यापन कर सकता है। नहीं तो अपराधियों का तो मनोबल आप देखिए, जब उन पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है, कुछ ही दिन में जमानत पे जब आ जाते हैं, फिर वो अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बुलडोजर तो गलत मैं नहीं मानता, अब जरूरी है कि माननीय कोर्ट क्या निर्णय दे रहा है, और हमें लगता है कि इसको एक पक्ष से नहीं देखा जाना चाहिए सिर्फ मुस्लिमों पे हो रहा है। कोई भी अपराधी है, कोई भी क्रिमिनल है, उस पे होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों का निसंदेह करके उनको ये आपने एक नया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया यहाँ पर चक्रपाणी जी। बरेलवी साहब, क्या जमीयत की तरफ से इसको मूव करना, वहां पर जाना कोर्ट में, क्या ये दिखाता है कि मुस्लिमों के खिलाफ ही या चिन्हित सिलेक्टिव कार्यवाही हो रही बुलडोजर की, ऐसा कहना ठीक होगा, या आप क्या कहेंगे चक्रपाणी जी ने जो कहा है उस पर? देखिए, चक्रपाणी जी महाराज ने जो बातें कही हैं वो एक हद तक मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं, इसलिए कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला तो वो सभी के ऊपर चला, जो गलत था उसके ऊपर चला, चाहे वो हिंदू था या मुस्लिम था, XYZ कोई भी था। अब अगर किसी मुस्लिम पे चला तो विकास दुबे पे भी चला, राठी पे भी चला, और इस तरीके से जो भी अपराधी था जिसने अपराध किया तो उसके ऊपर बुलडोजर चला है। बुलडोजर में पक्षपात नहीं किया गया,
बुलडोजर में बाकायदा तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया कि किसने अपराध किया है, या कोई गैंग बना के रहता है, या कौन सा बदमाश है, गुंडा है, तो इस बात को ज्यादा ध्यान दिया गया। इसमें किसी को जाति, किसी का मजहब देख करके नहीं चलाया गया। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले बड़ा शोर मचा था सुल्तानपुर के मामले में, तो उस पे कहा गया कि जाति देख करके, बिरादरी देख करके जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा। नहीं, एक दिन जो है वो एक यादव बिरादरी का व्यक्ति था अपराधी, उस पर चला, तो दूसरे या तीसरे दिन जो एक ठाकुर बिरादरी का था उस पर भी चल गया बुलडोजर, तो यानी इनकाउंटर हुआ। तो ऐसा नहीं है। ये चक्रपाणी महाराज जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं इनका समर्थन करता हूं। और हाँ, जमीयतुल उलमा की जहां तक बात है, जमीयतुल उलमा एक सामाजिक और मजहबी संगठन है, और इसी तरीके से और बहुत सारे संगठन हैं। वहां पर एक ही तंजीम नहीं गई थी, एक ही संगठन नहीं गया था, बल्कि कई संगठन गए हैं, कुछ गैर मुस्लिम भी संगठन गए हैं। और हर एक को हक है, हमारा आईन ने आजादी दी है अपनी बात कहने के लिए, और ये अदालतें इसीलिए बनी है कि आप अपने अगर आप मजलूम हैं तो आप आपने जाइए, चक्रपाणी जी की बात का समर्थन तो किया बरेलवी साहब, लेकिन चक्रपाणी जी का यह पॉइंट भी है कि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है, ये भी उन्होंने टिप्पणी की है। हाँ, ये इस तरीके से माहौल है, ये बिल्कुल बात सही है। इस तरीके से एक माहौल है कि मुसलमानों पर जानबूझ करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुसलमान इस बात को महसूस भी कर रहा है। उसकी वजह खास तौर पर उत्तर प्रदेश नहीं है, उसकी वजह से खास तौर पर जो है वो आसाम है और उत्तराखंड है। आसाम और उत्तराखंड में इन तमाम चीजों पर पॉइंट आउट करके सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चला है तो अपराधी अगर मुसलमान है तो उसके ऊपर चला है, अपराधी हिंदू है तो हिंदू के ऊपर चला है, अपराधी सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, जो भी अपराधी है उसके ऊपर बुलडोजर चला है। तो दरअसल ये माहौल बना आसाम से। आसाम में जब मदरसों पे बुलडोजर चलाया गया, वहां से ये जो है वो जहन उभरा, और कि जहन ये उभरा कि खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहां बहुत सारे मदरसों को बंद कर दिया गया। खुद वहां के मुख्यमंत्री हेमंत जी ये कह रहे थे कि हमने 600 मदरसे बंद किए हैं, अभी 600 और बंद करना है। बोले कि मैंने कुछ मदरसों पे 8-10 मदरसों पे बुलडोजर चलाया है, कुछ मदरसों पे और चलाना है। तो ये नजरिया वहां से उभरा, और वहां से जब ये उभरा तो जाहिर बात है किसी भी मजहबी जगह को जहां पे तालीम का काम हो रहा हो, शिक्षा का काम हो रहा हो, बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो और चंदा करके पढ़ाया जा रहा हो, हम गवर्नमेंट से तनख्वाह भी नहीं लेते, गवर्नमेंट से बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा भी नहीं लेते, न गवर्नमेंट 1 रुपया देती है, हम आपस में चंदा लेकर के ज़कात, सदका, फितरा, खतरा, खैरात इकट्ठा करके मदरसा बनाते हैं, और आप पहुंच करके बुलडोजर चलाते हैं। तो जाहिर बात है कि तकलीफ तो होगी, जिस समुदाय का भी होगा, कोई भी मजहबी इदारा हो, उसको तकलीफ होगी और उसको इस बात का एहसास होगा। हालांकि मैं जैन साहब के पास जा रहा था, लेकिन चक्रपाणी जी इस पर एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि ये बात सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। ये बात जो है असम का जैसे जिक्र किया, मदरसों पर कार्रवाई का जिक्र किया, बुलडोजर कार्रवाई का, उससे ये परसेप्शन उभरा जिसकी आप बात कर रहे हैं। प्रवीण जी देखिए, जो असम में हुआ मदरसे पे जो बुलडोजर चला था, उस मदरसे का लिंक जो है वो कुछ बांग्लादेशी और कुछ म्यांमार के आतंकियों से उसके जो है कंटेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से चलाया गया। लेकिन मूल विषय ये है कि कई मदरसे या जो उत्तर प्रदेश में भी जो कोई मुस्लिम अगर जो अपराधी है उसको तोड़ा जाता है, तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो उसको खूब हाईलाइट करते हैं, इतनी हाईलाइट करते हैं, जबकि अगर आंकड़े निकाल के देख लीजिए तो कम से कम मैं बता रहा हूँ 70% से अधिक जो है हिंदुओं के जो अपराधी हैं उनको घर तोड़े गए होंगे, और बहुत कम संख्या में मुसलमान। लेकिन उसकी ऐसा छवि बना दिया गया है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि बस मुसलमानों के ही घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के ही 2 मदरसे तोड़े जा रहे हैं। अब माननीय कोर्ट में भी जो गए हैं वो या तो एक सेकुलर टाइप के कुछ ऐसे लोग गए हैं जो तुष्टिकरण टाइप के लोग हैं, या तो मुस्लिम संस्थान गए, हिंदू संगठन एक भी नहीं होगा, मंदिर का एक भी कोई वो नहीं गया होगा, कोई भी ऐसे वो नहीं गया होगा कि हमारे घर तो जैसे हिंदू संगठनों के या हिंदू जो नेतृत्व करने वाले, कोई नहीं गया। तो वो मूल विषय ये है कि माननीय कोर्ट को भी कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया जा रहा है इन संस्थाओं के द्वारा कि देखो हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, सिलेक्टिव कार्यवाही हो रही, मुसलमानों पर हो रही, इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही। जैन साहब इस चर्चा को सुन ही रहे होंगे लगातार, हालांकि मैं जानता हूं वो कई बार बैठते हैं हमारे साथ, वो बहुत पॉलिटिकल टिप्पणियों पर बहुत ज्यादा जाते नहीं, लेकिन जैन साहब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं कि बुलडोजर को लेकर राजनीति, इस पर आपकी सोच क्या है? नहीं, बुलडोजर को लेकर राजनीति तो हो ही रही है। देखिए, ये आज की तारीख में
वर्ष 2024 में, वर्ष 2022 में एक सोच है उत्तर प्रदेश में कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना है बाहर से, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो हमें इस प्रदेश को जो माफिया हैं, संगठित अपराधी हैं, उनसे मुक्त करना होगा। और मुक्त करने का ये जो इसका एक मैसेज जाता है, अब अतीक से जमीनें खाली कराई गई और उन जमीनों पे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाकर और बांट दिए गए गरीबों को। उसमें मैंने देखा कई मुस्लिम भी हैं जिनको मकान मिले हैं और वो बड़े खुश हैं। तो क्यों ना एक्शन हो। दूसरा, एक मौलाना साहब ने एक बात कही थी जिसके बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। अक्सर इंप्रेशन ये चला जाता है कि पुलिस ने बुलडोजर चलवाया। पुलिस नहीं चलाती है। पुलिस तो वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए संबंधित विभाग के द्वारा मांग की जाती है कि अगर पुलिस नहीं रहेगी तो हम नहीं हटवा पाएंगे, वहां पे पथराव हो जाएगा, वहां पे मारपीट हो जाएगी और पीट के हमें खदेड़ दिया जाएगा। पुलिस का काम सिर्फ वहां पर यह रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, कानून व्यवस्था बनी रहे, और अगर कोई उस कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का प्रयास करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूं। अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। साम दाम दंड भेद हर तरह की कार्रवाइयां हमें अपराधियों के खिलाफ करनी होगी। अपराधियों के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े वकील खड़े करके ये कोर्ट्स में और अपने जजमेंट कराते हैं। हमारा जो सरकारी वकील होता है, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, वो ठीक से उसकी पैरवी भी नहीं कर पाता है। वो समय अब बदल गया है। गवर्नमेंट आंसरेबल है कि भाई क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रखिए। कम्युनल हार्मनी, मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जो प्रयास करें, संगठित रूप से प्रयास करें, दंगा कराने की कोशिश करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें अगर उन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं, उन्होंने कब्जे कर रखे हैं, उन्होंने सरकारी जमीनें कब्जा कर रखी हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव एक्शन है गवर्नमेंट का कि उस सबको वहां से ये हटाया आप जाए। जो चाहे बात उसमें कह रहे हैं एक ये आदमी- सचमुच में इसलिए मैं अहम मानता हूं क्योंकि हम इसी तरह कई एनकाउंटर्स पर बात करते हैं, हम इस तरह की कार्रवाइयों पर बात करते हैं और लोग इसको बहुत गलत भी नहीं मानते। लेकिन तनुज दीक्षित जब सुन रहे होंगे, क्योंकि उनका काम है, वो तो लड़ेंगे। आपने अभी वकीलों की बात करी है तो वो निश्चित तौर पर वो कुछ कहना चाह रहे होंगे। तनुज दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ बने हुए हैं। ए.के. जैन साहब ने एक टिप्पणी की, अपराधी बड़े बड़े वकील खड़े कर लेते हैं और उनके सामने कई चीज़ें वैसे नहीं पेश हो पाती हैं कोर्ट में जैसे रखी जानी चाहिए थी। ऐसे में ये कार्रवाई होती है। हालांकि इसके दोनों ही पक्ष हैं। बहुत सारे लोग, आप दर्शक जो हैं, वो जब सुन रहे होंगे तो ठीक है, अच्छा हुआ, जो बुरा काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर क्या बात करना। लेकिन एक कानून का नजरिया भी है। तनुज दीक्षित, आप क्या कहेंगे? देखिए प्रवीण जी, बात मैं सिर्फ एक बड़े छोटे संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी जैन साहब बता रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो इसी तरीके से होते रहे तो ही जो है अपराधियों पे असर पड़ता है, पर मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। आज इस देश में 8 राज्यों के अंदर एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 128 से ज्यादा अवैध निर्माण के नाम पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो मुस्लिम समाज के घर थे। देखिए, बात यहाँ सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन अगर सामाजिक के स्तर पे बात करें, भाई ऐसा नहीं है हिंदुओं पे कार्रवाई नहीं हो रही, हिंदुओं पे भी होती है, हिंदुओं के। लेकिन आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का जब पहली बार इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो ऑनरेबल बेंच ने यही शब्द कहे थे कि अगर किसी का बेटा अपराधी हो तो उसकी सजा उसके माता पिता को नहीं दी जा सकती। अगर आपको ध्यान हो, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, और मैं इस टिप्पणी का समर्थन करता हूं कि जो घर है उस घर का मालिक उसका पिता हो सकता है जिसके बेटे ने अपराध किया हो, या उसका दादा हो सकता है, या कोई और हो सकता है, माँ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वही इसका स्वामी हो। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई इंस्टेंट होती है। हालांकि जैन साहब ने कहा कि अगर वो वैध निर्माण है तब तो वो तो गलत है ही। वो तो खुद कह रहे हैं कि अगर वैध निर्माण पर आप ऐसी तो कोई प्रवीण जी, आज सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि अगर अवैध निर्माण तोड़ रहे तो उसपे ना हमको आपत्ति है, ना सुप्रीम कोर्ट का आपत्ति है, ना यहाँ कोई बैठे किसी व्यक्ति को आपत्ति है। लेकिन आप निर्माण किसी भी वजह से अगर टूटता है तो वो वैध है या अवैध, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए लॉज बने हैं, काफी सारे उसमें
अलग अलग स्टेजेस होती हैं। आपको कोर्ट के अंदर प्रूफ करना होता है कि वो निर्माण अवैध है और फिर कोर्ट ही उसका ऑर्डर देता है कि अब ये निर्माण टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए। तो आप इन सब का वेट करे बिना अच्छा तनुज जी, एक थोड़ा सा एक टिप्पणी ऐसे करिए कि मतलब आप एक आम व्यूअर भी हैं, दर्शक भी हैं, एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, मैं जानता हूं। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में माफिया पर लगाम लगी कि नहीं लगी ये जब से ये कार्रवाइयां शुरू हुई? कई बड़े बड़े माफिया खत्म हो गए, हम देख रहे हैं। माफिया पर पकड़ भी आई है। लोग ऐसी बात भी करते हैं, जब मैं इलेक्शन कवरेज के लिए जाता हूं, छोटे छोटे गाँव में जाना होता है तो वहाँ पर बहुत लोगों में। लेकिन आप मुझे बताइए, एक तो आपकी वकील वाली भूमिका हो गई, लेकिन क्या ऐसी कार्रवाइयों से माफिया पर एक लगाम लग रही है, पकड़ बन रही है? निश्चित रूप से प्रवीण जी, जब किसी की इतनी कहते हैं ना कमर तोड़ना, जैसे एक तरीके से अगर आप किसी की प्रॉपर्टियां ध्वस्त कर देंगे अवैध निर्माण के स्तर पे, अगर उसको देख करके सभी उसका खत्म हो जाएगा, तो एक साम्राज्य जो है कितना भी बुलंद गुंडा हो, कितना भी बुलंद माफिया हो, उसका साम्राज्य तो देखिए ध्वस्त हो जाता है। लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इंटरफेरेंस कर दिया है और कल को कोई गाइडलाइन आ जाएगी, तो शासन, राज्य सरकार या कोई भी प्रशासन, सभी एक मजबूर होंगे जो उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। हमें कानून के दायरे में रह करके जो नए नियम होंगे उनके अनुसार ही कार्य करने होंगे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसमें जो गाइडलाइंस रिलीज करेगा, तो मेरा ऐसा सोच है कि उसके अंदर अवैध निर्माण तोड़ने की एक प्रक्रिया होगी, जिसको सभी सभी चाहे प्रशासन हो, राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, सभी को उस गाइडलाइंस के अनुरूप ही जाकर के मुझे लगता है कार्रवाई करना होगी भविष्य में। ये इंपॉर्टेंट आपने बात कही जैन साहब। मुझे लगता है तनुज दीक्षित जो कहना चाह रहे हैं वो पॉइंट ये है कि अगर अब ऐसे किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी या उसकी संपत्ति पर कार्रवाई होगी तो उसकी पूरी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करना होगा। जिन नोटिस की आप बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आज वो आया, आपने हालांकि कहा कि नहीं, या चक्रपाणी जी ने वो टिप्पणी करी थी कि डेफिनेटली पहले देखा जाता होगा, लेकिन हमने देखा है कि कई कार्रवाइयां बड़ी आनन फानन में होती है। अगले दिन हम देखते हैं, एक दिन खबर आई, अगले दिन बुलडोजर पहुंच गया और कार्रवाई हो गई। ऐसा भी देखा है हमने, एविडेंट है। साहब, मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं वो मूर्ख नहीं है। हर इलीगल कंस्ट्रक्शन की एक फाइल होती है। आज अगर मैं बतौर एक्स डीजीपी प्रदेश में कोई कंस्ट्रक्शन करता हूं और इलीगल है कंस्ट्रक्शन, या मैंने बढ़ के बना लिया है, नोटिस मुझे कई सर्व हो चुके होंगे, मेरे पे कई नोटिस आ गए होंगे। फाइल वो अपनी कंप्लीट रखते हैं उनके जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिससे कि उनकी कहीं कोई पकड़ ना हो। कभी किसी होटल में आग लगती है तो बता देते हैं कि साहब इनको तो हमने पहले ही कहीं नोटिस दे रखे थे, इस होटल वाले को, इन्होंने डिमोलिश नहीं किया। तो देखिए ये फाइलें कंप्लीट रहती हैं, कहीं कहीं नोटिस दिए होते हैं, हम उनको नजरअंदाज करते हैं और जब एक्शन होता है तो कहते हैं साहब हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे भाई, वो तो सारी फाइल तैयार है आपकी वहां पे। अगर उस फाइल तैयार है और उस पर अगर ऑर्डर किए जा रहे हैं, उस पर अगर डिमोलिशन हो रहा है, किसी भी कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा इंडिया में। आप कहीं भी चले जाइए, चक्कर लगाते रहिए। क्यों नहीं लोग भाग जा रहे हैं यूपी से? मैं तो कहता हूं जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं कि हमारा ये कंस्ट्रक्शन इलीगली डिमोलिश कर दिया है। देन एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन हु हैज पास्ड द ऑर्डर। जरूर होना चाहिए एक्शन, पर यह कहना, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह सकती कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए अगर उनके कंस्ट्रक्शन अवैध हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। आपने राजाजी नेशनल पार्क में रातों रात आपने 85 मज़ारें बना दी, 85 मंदिर खड़े कर दिए। आप कैसे बना देंगे? फॉरेस्ट लैंड है। अगर डिमोलिशन हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि साहब डिमोलिशन क्यों हो रहा है? अरे भाई, तो आपको बनाने से पहले सोचना चाहिए था। आपने क्यों बनाया वहां पे? आपने वहां पे इतनी सैकड़ों मज़ारें कैसे खड़ी कर दी? आपने वहां पे वो पीपलेश्वर महादेव, कोई भी नाम रख दो, और उसके नीचे एक आपने प्रकट करा दिए हनुमान जी और शिवलिंग, और आपने कहा कि साहब ये तो मंदिर आ गया प्राचीन। यहां पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो रेलवे के लैंड पर अतिक्रमण हो रहा है दोनों तरफ, ये नेशनल मैं आपको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं इसको वेलकम करता हूं, कि जो रेलवे के लैंड पर अतिक्रमण कर रहे हैं दोनों तरफ लोग बाग, और आगे का फ्यूचर एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं रहेगा। यूपी में एक आध जगह अतिक्रमण हट रहा था रेलवे लैंड से, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट से स्टे ले आए। हालांकि बाद में वो स्टे वैकेट हुआ, क्योंकि स्टे वैकेट होना ही था।
तो ये भी देखना चाहिए। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप। हम तो तो कई जगह पर देखते हैं, अभी यहीं आसपास में भी देखते हैं कि पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है, कोई नहर के किनारे का हिस्सा है, वो अच्छी सिटीज में, सोसाइटीज में है, और सामने देखते हैं सभी धर्मों ने बराबर से कि इन्होंने बनाया तो हम भी बना लें, कोई धर्म विशेष पर नहीं, लेकिन हर धर्म का एक बड़ा टेम्पल, एक बड़ा धर्म स्थान, पूजा स्थल वहां बनकर तैयार हो गए और बड़ी चकाचौंध के साथ विराट इमारतें खड़ी हो जाती हैं बहुत फटाफट पर। चक्रपाणी जी, ये चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, कोई भी ऐसी जगह हो, इसको आप क्या लैंड एक्विजिशन देखेंगे? क्योंकि धर्म और आस्था के लिए किसी ऐसी जगह को कब्जाने की क्या जरूरत है और कौन सा इन चीजों की कमी है? जी, मंदिरों की जहाँ तक बात है, आश्रमों की बात है, मठों की बात है, तो वो तो अगर जो योजना में आता है तो सरकारें तुरंत उस पर कार्रवाई कर देती है, कोई उसका वो भी नहीं होता, सुनवाई भी नहीं होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मंदिर अगर बनता है तो सभी लोग, वहाँ के स्थानीय लोग ही मिल करके बनाते हैं, कोई योजना और साजिश का वो हिस्सा नहीं होता, बल्कि आस्था का वो एक केंद्र होता है और आस्था से लोग बनाते हैं। ये अलग बात है कि लोगों को स्वयं जमीन दे करके अपने स्थान पे बनवाना चाहिए, तो सोचते हैं कि कहीं स्थान खाली है तो चलो मिल करके हम सब बना देते हैं। लेकिन मदरसे चाहे और मस्जिदों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे धीरे धीरे काम शुरू करके और धीरे धीरे ऐसी दिखाई देता है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। जैसे आप देखिए, दिल्ली के ही निर्वाचन आयोग के ठीक सामने एक मदरसा बने हुए, और तमाम नई दिल्ली में ऐसे ऐसे रोडों पे बने हुए, हाईवे तक पे बने हुए, ऐसी जगह मंदिर ऐसे नहीं तैयार होते। मंदिर तो लोगों की आस्था से तैयार होते हैं, लोग उसकी पूरी मिल करके एक बनाते हैं। या तो प्राचीन मंदिर होता है और योजना से रोड पे आ गया होता है, कोई रोड तो निकाल दिया और प्राचीन मंदिर है उसको जबरदस्ती जो है उसको मंदिरों को कब्जा। तो भारत में तो अधिकतर आप देखो, सरकारों द्वारा जो है मंदिर और आश्रम तुरंत तोड़ दिए जाते हैं, और कितने प्राचीन मंदिर और आश्रम, मठों और आश्रमों की जमीन स्वयं सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए सरकार खुद कब्जा कर लेती है और उसको मुआवजा तक भी नहीं देती, दूसरे जगह स्थानांतरित भी नहीं करती। कोई चूंकि पैरवी करने वाला भी नहीं होता, पैरवी करता भी है तो कमजोर उसका पक्ष वो होता है, वो कुछ दिन तक दौड़ता है, मिलता कुछ नहीं। मेरे पास तो कितने प्रवीण जी ऐसे कार्य आते हैं कि बड़े बड़े आश्रमों को ध्वस्त कर दिया जाता है, मंदिरों को ध्वस्त। मुझे लगता है एक चर्चा, क्योंकि आज तो हम बुलडोजर पर बात कर रहे थे, लेकिन एक चर्चा अपने आप में इस विषय पर हो सकती है, क्योंकि देखा आपने कि इस विषय पर जैसे ही ये वाला मुद्दा आया, चक्रपाणी जी जो है उनके पास बहुत सारी चीजें आई हैं, भी कई सारी बातें, हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पर इस वजह से उनके सामने इस तरह के मसले आते होंगे। लेकिन ए.के. जैन साहब, आपने कई दोनों पहलुओं को रखा, आपने कानूनी तौर पर बात को रखा, तनुज दीक्षित आपने कानून के लिहाज से हमें बताया कि किस तरीके से हम कोर्ट के लिहाज से या कानून के लिहाज से सोचें। इसी तरह चक्रपाणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरेलवी साहब हमारे साथ अभी तक बने हुए, मुझे लगता है वो चर्चा को सुन भी रहे होंगे, लेकिन तकनीकी व्यवधान की वजह से वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े नहीं रह पाए। तो बरेलवी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।